हेलो एवरीवन, आज के लेक्चर में हमें क्लास 10th का जो यूके बोर्ड का सैम्पल क्वेश्चन पेपर है उसमें क्वेश्चन नंबर 16 तक कल हो गया था। क्वेश्चन नंबर 17 को आज स्टार्ट करना है। तो जो क्वेश्चन नंबर 16 का एक और में क्वेश्चन लिखा हुआ था उसको भी ध्यान से देख लीजिएगा। क्वेश्चन लिखा हुआ है कि दिए गए चित्र में यदि त्रिभुज ओ डी सी समरूप है त्रिभुज ओ बी ए और एंगल बी ओ सी इक्वल टू 125 डिग्री है और एंगल सी डी ओ इक्वल टू 70 डिग्री है, तो एंगल डी ओ सी और एंगल डी सी ओ का मान ज्ञात कीजिए। इन द गिवन फिगर इफ ओ डी सी इज सिमिलर टू ओ बी ए, एंगल बी ओ सी इज इक्वल टू 125 डिग्री एंड एंगल सी डी ओ इक्वल टू 70 डिग्री एंड फाइंड एंगल डी ओ सी एंड डी सी ओ। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी कई बार रिपीट है, इसको ध्यान से देखिए। तो सबसे पहले डायग्राम ड्रॉ करेंगे इसका। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 16 का ही और वाला पार्ट है। फर्स्ट वाला इसका हो गया था, जो और में दिया हुआ है क्वेश्चन अथवा में दिया है वो सॉल्व करना है आज के लेक्चर में। देखिए पहले एक डायग्राम दिया हुआ है आपको। ये दो समांतर रेखाएं पैरेलल लाइंस है। पैरेलल इसने कहा नहीं है इसीलिए इनको समांतर नहीं बोल सकते। ठीक है, ये दो लाइंस है, केवल ये दो लाइंस है। एक लाइन ये हो गया, एक लाइन ये होगी। ठीक है, अब आगे ध्यान से देखिए। अब यहाँ पर ये दो लाइंस है जो आपस में इंटरसेक्ट होती है, प्रतिच्छेद करती है। इन दो लाइंस को बना दो आप ऐसे। ठीक है, चलो अब देखिए ये एंगल यहाँ पर 70 डिग्री गिवन है। एंगल ये है 70 डिग्री और इसका नाम रख दो आप। ये पॉइंट हो गया डी, ये पॉइंट हो गया सी और ये पॉइंट हो गया ओ, और जो एंगल है बी ओ सी, बी यानी यहाँ पर बी पॉइंट हुआ कहीं पर, यहाँ बी पॉइंट है तो बी ओ सी यानी ये वाला एंगल कंप्लीट, ये एंगल इतना जो एंगल है बी ओ सी ये कितना है 125 डिग्री है, 125 डिग्री है। ठीक है, चलो और ये पॉइंट ओ है, ये एंगल यहाँ पर ये एंगल ओ ए बी बन रहा है, यानी यहाँ पर ये बिंदु होगा ए। क्या बिंदु होगा यहाँ पर, पॉइंट कौन सा होगा, ए पॉइंट होगा। ठीक है, तो अब डायग्राम को पहले ध्यान से देख लीजिएगा कि इसमें इसकी जो नेमिंग है वो कैसे रखी हुई है। यहाँ पर ए है, यहाँ बी है, यहाँ सी है, यहाँ डी है और ये पॉइंट ओ है। एंगल बी ओ सी 125 डिग्री है और एंगल ओ डी सी या डी या सी डी ओ 70 डिग्री है। अब हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है, हमें ज्ञात क्या करना है कि एंगल डी ओ सी और एंगल डी सी ओ कितना होगा। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल डी ओ सी एंड डी सी ओ। ठीक है, तो देखिए पहले डी सी ओ। ठीक है, डी सी ओ एंगल कहाँ पे बनना है, डी सी ओ एंगल देखिए डी सी ओ ये एंगल यहाँ पे बनना है। एक तो ये एंगल आपको चाहिए डी सी ओ और दूसरा एंगल कौन सा बनना है, डी ओ सी, डी ओ सी यानी ये वाला एंगल भी आपको फाइंड करना है। ये दो एंगल आपको निकालने हैं। ठीक है, एक तो एंगल निकालना है डी ओ सी, तो डी ओ सी ये वाला एंगल हो गया, ऊपर वाला इतना एंगल है ये। ठीक है, और दूसरा एंगल कौन सा है कि डी सी ओ, डी सी ओ ये वाला एंगल हो गया। यानी एक तो एंगल आपको सी फाइंड करना है और एक एंगल आपको ओ फाइंड करना है। ये एंगल और ये एंगल को फाइंड करना है और ये इसका डायग्राम में। ठीक है, अब क्वेश्चन में देखिए क्या दिया हुआ था कि ये दो त्रिभुज आपस में समरूप है। ठीक है, सिमिलर है ट्राइंगल दोनों। ठीक है, एक तो ओ डी सी और एक ओ बी ई। तो यहाँ पर देखिए पहले ओ बी सी कहाँ पर है, देखिए एक तो ओ डी सी, ओ डी सी जो ये वाला त्रिभुज है ओ डी सी ये, और जो ओ बी ए ये वाला त्रिभुज है, आमने सामने वाले जो यहाँ पर ट्राइंगल बने हुए हैं ओ डी सी और ओ बी ए ये आपस में समरूप है, सिमिलर है। तो हमें एंगल डी सी ओ और डी ओ सी फाइंड करना है, यानी ये एंगल और ये एंगल निकालना है। ठीक है, तो अब देखिए ध्यान से, यहाँ से इसका सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले देखिए ये एक लाइन बनी हुई है, ये बी डी क्या है, एक लाइन है, स्ट्रेट लाइन है, सरल रेखा है। तो ये एंगल कितना बनेगा, ये कंप्लीट एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल 180 होगा। लाइन के ऊपर जो एंगल बनता है, स्ट्रेट एंगल जो बनता है वो होता है 180 डिग्री का। सरल रेखा पर जो कोण बनता है वो होता है 180 डिग्री का। ठीक है, और रीजन क्या रहता है, रैखिक युग्म, लीनियर पेयर बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है, अगर एक ये रेखा है, लाइन है
और इस लाइन के ऊपर का जो पूरा एंगल होता है, ये एंगल और ये एंगल का सम होता है 180, और इसका रीजन क्या रहता है, रैखिक युग्म लीनियर पेयर। ठीक है, यहाँ पे क्या करेंगे देखिए ध्यान से, ये एक रेखा बनी हुई है BD, तो ये एंगल और ये एंगल का सम कितना हो जाएगा 180। तो यहाँ पर यही लिखेंगे कि सबसे पहले तो आपको लिखना है, दिया है जो गिवन क्वांटिटी है, जो क्वांटिटी गिवन है पहले उसको लिख लो आप बिल्कुल सीक्वेंस में। क्वेश्चन में क्या गिवन है देखिए, इन द गिवन फिगर इन ट्राइंगल ODC इज सिमिलर टू ट्राइंगल OBA, यानी जो त्रिभुज है ODC त्रिभुज क्या है, समरूप दिया हुआ है, सिमिलर दिया हुआ है त्रिभुज OBA के। ठीक है, त्रिभुज ODC समरूप है त्रिभुज OBA के, ये हमें दिया है पहले से। और देन एक बात थोड़ी देर देखी है कि जो एंगल BOC है ये 125 डिग्री है। ठीक है, और दूसरी बात क्या है कि जो एंगल CDO है, जो एंगल CDO है इसकी वैल्यू है 70 डिग्री। और टू फाइंड यानी ज्ञात करना है, यहाँ पर क्या लिखोगे, टू फाइंड, और हिंदी वाले क्या लिखेंगे, ज्ञात करना है। क्या निकालना है हमें, क्या फाइंड करना है, देखिए ज्ञात करना है। ठीक है, किन की वैल्यू फाइंड करनी है, एक तो एंगल DOC, फर्स्ट केस में जो आपको निकालना है वो एंगल DOC की वैल्यू फाइंड करनी है, और सेकंड केस में क्या फाइंड करना है, एंगल DCO। ठीक है, एंगल DCO, ये दोनों वैल्यूज आपको फाइंड आउट करनी है, ये दोनों एंगल आपको ज्ञात करने हैं। ठीक है, डायग्राम बना दिया है मैंने, जो भी वैल्यू हमें गिवन थी वो सभी लिख दिया है। अब इसको सॉल्व करना है और ये दोनों एंगल फाइंड करना है, ये हमारा टारगेट रहेगा। तो देखिए ध्यान से कैसे करेंगे। सबसे पहले मैंने आपको बताया अभी कि एक ये रेखा बनी हुई है, लाइन बनी हुई, सरल रेखा है, स्ट्रेट लाइन है BD। तो इस रेखा के ऊपर जो ये दोनों एंगल है इनका सम कितना होना चाहिए, 180 डिग्री, बिकॉज लीनियर पेयर है, रैखिक युग्म है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे, सॉल्यूशन स्टार्ट हो चुका है। यहाँ से आपको क्या लिखना है, BD इज अ लाइन, इज अ लाइन। ठीक है, BD इज अ लाइन, हिंदी वाले क्या लिखेंगे, BD एक सरल रेखा है। हिंदी वाले क्या लिखेंगे, हिंदी में लिख लेता हूं मैं, BD एक सरल रेखा है। डियर स्टूडेंट, BD एक सरल रेखा है। अगर ये एक सरल रेखा है, स्ट्रेट लाइन है, तो वी कैन से डेट, यहां से हम क्या कह सकते हैं कि इन दोनों एंगल का सम कितना होता होगा, 180 होता होगा, लीनियर पेयर है। ठीक है, तो यहां पर यही बात लिखनी है कि देयरफॉर, यहां पर सिंस लिख करके यहां पे देयरफॉर जो एंगल BOC है, एंगल BOC प्लस एंगल DOC, एंगल BOC ये वाला एंगल नीचे वाला, और DOC ऊपर वाला एंगल, ये एंगल और ये एंगल, देखिए ये एंगल और ये एंगल का सम कितना होना चाहिए, 180 होना चाहिए। तो एंगल DOC, और बिकॉज रीजन क्या रहेगा, लीनियर पेयर, लीनियर पेयर। हिंदी वाले क्या लिखते हैं, रैखिक युग्म। हिंदी वालों को क्या लिखना है, रैखिक युग्म, इंग्लिश वालों को लीनियर पेयर। ठीक है, तो अब देखिए BOC एंगल कितना है, BOC एंगल है 125 डिग्री, तो यहां रख दो 125। और DOC हमें फाइंड करना, देखिए DOC, तो यहां पर एंगल DOC तो आप बिल्कुल सेम रख लो, और 180 डिग्री बिल्कुल सेम है। ठीक है, अब यहां से देखिए एंगल DOC कैसे निकलेगा, 180 डिग्री, जब ये एंगल राइट साइड में जाएगा तो नेगेटिव बन जाएगा, -125 डिग्री, माइनस कर लो दोनों को। एंगल DOC इज इक्वल टू 10 में से 5 5 और 7 में से 2 5, यानी 55 डिग्री आ गया। जब 180 डिग्री में से माइनस होगा 125 डिग्री, तो आंसर कितना आएगा, 55 डिग्री। ठीक है, तो एक आंसर तो हमने निकाल दिया है। कौन सा वाला आंसर निकाला है, जो एंगल DOC, ठीक है, ये वाला जो एंगल है DOC, ये एंगल हमने निकाल दिया है। अब हमें क्या निकालना है, अब हमें निकालना है एंगल DCO। ठीक है, अब ये निकालेंगे, देखिए
कैसे निकालोगे, देखिए ठीक है। तो यहाँ तक हो गया होगा। अब देखिए आगे इसको मैं रफ कर लेता हूँ, थोड़ा जगह का शॉर्टेज है तो यहाँ पर इसको रफ करके मैं इधर साइड में कर लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर रीजन था इसमें लीनियर पेयर, वो आपने लिख लिया होगा। अब देखिए ये एंगल आपने यानी DOC एंगल आपने निकाल लिया है और ये एंगल आपके पास था पहले से। अब ये एंगल निकालना है, तो ये एंगल को कैसे निकालेंगे, ट्रायंगल बना हुआ है DOC, और जो ये ट्रायंगल DOC है, इसमें जो एंगल DCO है, इनका सम कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल रीजन है इसका, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, देयरफॉर सिंस इन ट्रायंगल DOC, इन ट्रायंगल DOC, और हिंदी वाले बच्चे क्या लिखेंगे, त्रिभुज DOC में, त्रिभुज DOC में। देखिए DOC में हम क्या करेंगे कि जो एंगल D और एंगल O और एंगल C, इनका सम कितना होगा, 180 डिग्री, ठीक है। कितना होगा, 180 डिग्री। तो पहले आपको ये लिखना है कि CDO, एंगल CDO प्लस एंगल DOC प्लस एंगल DCO, एंगल DCO इज इक्वल टू 180 डिग्री, बिकॉज रीजन क्या रहेगा, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, ऐसे लिख देना शॉर्ट में, ठीक है। अब देखिए आगे एंगल CDO कितना है, CDO 70 डिग्री है, पहले से गिवन है तो यहाँ 70 पुट कर लो। एंगल DOC कितना है, DOC तो हमें फाइंड करना है, तो यहाँ DOC हम सेम रखेंगे, ठीक है। अब एंगल देखिए DCO अभी निकाला है 55 डिग्री, तो यहाँ पर पुट कर लो 55 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। अब देखिए एंगल DOC, इसको आपको बिल्कुल सेम रखना है, जो ये दोनों नंबर है इनको ऐड कर लो अब, ठीक है। तो देखिए 5 का तो 5 रहेगा और 7 और 5 12, यानी 125 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो वी कैन से दैट एंगल DOC इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस में 125 डिग्री। तो वी नो एंगल DOC हम जानते हैं कि 180 डिग्री में से अगर 125 डिग्री को करते हैं माइनस, तो कितना मिलता है, 55 डिग्री। 10 में से 5 5 और 7 में से 2 5, यानी 55 डिग्री आएगा। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि जो एंगल DOC होगा वो तो 55 डिग्री है, वो हमने निकाल दिया था पहले। अब जो एंगल हमसे पूछा गया था कि DCO कितना होगा, तो एंगल DCO कितना निकला, 55 डिग्री निकला है ये भी। तो दोनों एंगल हमने निकाल लिए, ठीक है। अब आगे क्या बोलता है प्रश्न में, पहले वो देखते हैं, ठीक है। अब आगे देखते हैं प्रश्न में क्या दिया गया है और क्या निकालना है, ठीक है। इसने केवल यहाँ पर 2 एंगल पूछे आपसे, ठीक है। यहाँ पर केवल 2 एंगल पूछे है, पर लेकिन जो ये क्वेश्चन है इसमें एक एंगल और भी था। अगर आप NCERT बुक में देखो तो वहाँ पर एक एंगल आपको ये भी निकालना था, क्योंकि ये एंगल निकालने के लिए इसने आपको क्या दिया था कि ये दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर होंगे, समरूप होंगे। इस एंगल को निकालने के लिए आपको क्या दिया गया था कि ये दोनों ट्रायंगल ODC और OBA सिमिलर ट्रायंगल है, लेकिन एग्जाम में इसमें जो पेपर में छपा हुआ है उसने ये एंगल नहीं दिया निकालने के लिए, केवल ये और ये एंगल दिया है, ठीक है। तो ये एंगल आपने ज्ञात कर लिया है। अब बाई चांस अगर आपसे पूछ लेता है, आप यहाँ लिख लो, एग्जाम में आ सकता है, क्योंकि NCERT में जो ये सवाल था उसमें ये एंगल OAB भी पूछ रहा था, ठीक है। तो आपको लिखना है यहाँ पर थर्ड पार्ट डाल के लिख देना कि हमें एंगल OAB भी निकालना है, OAB भी निकालना है, ठीक है। तो अब देखिए अब हम क्या करेंगे, एंगल OAB को भी निकालेंगे। तो एंगल OAB को कैसे निकालेंगे, देखिए ध्यान से, यहाँ तक आपने नोट कर लिया होगा, तो अब मैं इसको रफ कर लेता हूँ, ठीक है। चलो नोट करते जाना, एक एक क्वेश्चन को नोट करना, क्योंकि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में आएंगे ही आएंगे, ठीक है। तो अब आगे देखिए ध्यान से, अब क्या करोगे आप, आपको अगर ये एंगल भी निकालना है तो ये एंगल के लिए जो इसने केस दिया हुआ था कि जो ट्रायंगल ODC सिमिलर है ट्रायंगल OBA के, तो यही केस आपको लेकर चलना है। सिंस क्योंकि हमें दिया हुआ क्या है, हमें दिया हुआ है कि जो ट्रायंगल ODC है
वो सिमिलर है ट्राइंगल ओ बी ए के, बिकॉज रीजन क्या रहेगा, गिवन दिया है, क्वेश्चन में पहले से दिया हुआ है। इस एंगल को निकालने के लिए इसने ये बात आपको दे रखी थी कि जो ये दोनों ट्राइंगल है आपस में सिमिलर हो जाएंगे, यानी समरूप हो जाएंगे, ठीक है। तो ये हमने जो रिजल्ट लिखा वो कहाँ से लिखा है, गिवन से, पहले ये हमें गिवन है, हिंदी वाले बच्चे यहाँ क्या लिखेंगे, दिया है, ठीक है। चलो अब आगे देखिए, जब अगर ये दोनों समरूप ट्राइंगल दिए हुए हैं तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि जो ये एंगल होगा और ये एंगल होगा समान होगा, बिकॉज संगत कोण है ये, ठीक है। अगर ट्राइंगल दो अगर समरूप होते हैं, अगर दो ट्राइंगल समरूप होते हैं तो उनके संगत कोण तो होते बराबर और संगत भुजाएं समानुपाती होती है। ये मैंने आपको चैप्टर के अंदर डीपली समझा रखा है, ठीक है। अब ये दोनों ट्राइंगल समरूप है तो इनके संगत कोण, अगर ये एंगल में घुमा के दिखूंगा ना तो ये एंगल आएगा इधर की साइड, ठीक है। ऐसे में घुमा के ये आएगा इधर की साइड, तो ये एंगल और ये एंगल बन जाएगा संगत कोण, ये आपस में बराबर हो जाएंगे। तो आपको यही लिखना है, अगर ये दोनों ट्राइंगल समरूप है तो यहाँ से संगत कोण देखने का तरीका क्या होता है कि एंगल ओ के बराबर होना चाहिए, एंगल डी एंगल बी के इक्वल होना चाहिए, एंगल सी एंगल ए के इक्वल होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए एंगल सी ये वाला है, यानी सी एंगल यहाँ आ रहा है, और एंगल ए यानी ये एंगल ए यहाँ आ रहा है, तो ये एंगल और ये एंगल क्या माने जाएंगे, संगत कोण, और ये बराबर होंगे। तो यहाँ पर आपको ये लिखना है, देयरफॉर जो एंगल ओ ए बी है, एंगल ओ ए बी है, ये बराबर हो जाएगा एंगल डी सी ओ की, एंगल डी सी ओ की, बिकॉज जो समरूप ट्राइंगल होते हैं उनके संगत कोण क्या होते हैं, समान होते हैं। तो यहाँ पर हमें ये लिखना है कि समरूप त्रिभुजों के संगत कोण समान होते हैं, संगत कोण समान होते, यहाँ पे रीजन को लिखना पड़ेगा प्रॉपर एकदम, समान होते, ठीक है। तो यहाँ रीजन आप लिख लेंगे पहले, और यहाँ से देखिए अब एंगल ओ ए बी आपको फाइंड करना था, डी सी ओ की वैल्यू आपने यहाँ पे निकाली है 55 डिग्री, तो वही यहाँ पर पुट कर लो। तो देयरफॉर एंगल ओ ए बी इज इक्वल टू एंगल डी सी ओ सी की वैल्यू कितनी आई है 55, तो यहाँ से एंगल ओ ए बी भी कितना बन जाएगा 55 डिग्री, और ये सारे एंगल आपने फाइंड कर लिए, ठीक है। तो ये आंसर हो गया है। ये क्वेश्चन बिल्कुल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको बिल्कुल सही से नोट करना है सभी बच्चों को, ठीक है। तो इसको लिख ले पहले एक बार, बिल्कुल ध्यान से लिख ले इसको, डायग्राम को बिल्कुल सही से बनाना है और रीजन एकदम प्रॉपर लिखने हैं, जितने भी रीजन है वो एकदम सही से लिख ले पहले। चलो इसको नोट कर ले पहले, क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में कई बार रिपीट है, पेपर में आता ही आता है, इसलिए इस क्वेश्चन को बिल्कुल सही से करना है। अगर कहीं पर भी डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर लेना ज़रूर, ठीक है। तो अब आगे देखिए, अब आगे देखिए ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 17 को स्क्रीन पर ध्यान से देखिए कि यदि किसी एपी के प्रथम 7 पदों का योगफल 49 है और 17 पदों का योगफल 289 है तो इसके n पदों का प्रथम n पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। इफ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 49 एंड दैट ऑफ फर्स्ट 17 टर्म्स इज 289, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, यानी यदि किसी एपी के प्रथम 7 पदों का योगफल 49 है और प्रथम 17 पदों का योगफल 289 यानी 289 है, तो n पदों का योगफल पूछ रहा है, n पदों का योगफल कितना होना चाहिए। सम ऑफ n टर्म्स, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स का योगफल कितना होना चाहिए, n टर्म्स का सम कितना होना चाहिए एपी के अंदर, वो आपको फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए ध्यान से, पहले कैसे करोगे कि क्वेश्चन आपने देख लिया होगा स्क्रीन पर, तो अब देखिए आगे, क्वेश्चन नंबर 17 इज वेरी वेरी एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, समांतर श्रेणी एपी का ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे ज़्यादा बार पूछा गया प्रश्न है, इस बात का ध्यान रही, ठीक है। तो इफ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 49 एंड दैट ऑफ फर्स्ट 17 टर्म्स इज 289, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, ठीक है। तो यानी एपी के जो प्रथम 7
पदों का योगफल कितना है, 49 है, 49 है। तो पहले तो आप मान लेंगे, देखो मान लो पहले ऐसे कि इसमें कि माना एपी का प्रथम पद, फर्स्ट टर्म ऑफ एपी, माना एपी का प्रथम पद ए एंड कॉमन डिफरेंस तथा एपी का सर्वांतर कॉमन डिफरेंस को मान लो आप डी तथा एपी का सर्वांतर डी मान लिया, ठीक है। फर्स्ट टर्म ऑफ एपी कितना हो गया ए एंड कॉमन डिफरेंस ऑफ एपी कितना हो गया डी। इसको लेट कर लिया, पहले हमने मान लिया, हमें नहीं पता है कि ए और डी की वैल्यू क्या होनी चाहिए, तो इसको हमने ए और डी मान लिया, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन में दी गई शर्त के अकॉर्डिंग क्या कहता है वो देखिए ध्यान से, कि यदि किसी एपी के प्रथम 7 पदों का योगफल 49 है, 49 है, 7 टर्म्स का सम, तो देखिए 7 टर्म्स के सम को क्या लिखते हैं, S7, यहाँ लिख सकते हैं आप, दिया है गिवन क्वेश्चन में जो बात दे रखी है 7 टर्म्स का सम, 7 पदों का योगफल दिया हुआ है, कितना 49 दिया हुआ है, 49 दिया हुआ है, तो 7 पदों के योगफल को लिखते हैं S7, सम ऑफ 7 टर्म्स को क्या लिखते हैं, S7 इज इक्वल टू 49, ठीक है। और सम ऑफ 17 टर्म्स, जो सम ऑफ 17 टर्म्स दिया हुआ है यानी S17, जो सम ऑफ 17 टर्म्स दिया हुआ है S17 वो 289 दिया हुआ है, ठीक है। अब पूछ रहा है कि सम ऑफ n टर्म्स बताओ कितना होगा, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, ठीक है, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स मतलब Sn की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स का मतलब क्या होता है, Sn होता है, और Sn की वैल्यू आपसे पूछ रहा है, किसकी वैल्यू पूछ रहा है, Sn की वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है। तो कैसे निकालोगे, देखिए फॉर्मूले आपको याद है, तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग काम करेंगे, देखिए ध्यान से, देखिए S7 क्या होता है, S7 का मतलब क्या होता है, प्रथम 7 पदों का योगफल, प्रथम 7 पदों का योग होता है, और S17 का मतलब कितना होगा, प्रथम 17 पदों का योगफल। एक बार मैंने लिख दिया है, हिंदी वालों के लिए मैंने लिख दिया है कि S7 का मतलब होता है प्रथम 7 पदों का योग, और S17 का मतलब होता है प्रथम 17 पदों का योग, ठीक है। इंग्लिश में क्या बोलेंगे, सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स और सम ऑफ फर्स्ट 17 टर्म्स, ठीक है। तो इनको जो लिखते हैं हम मैथमेटिकल, वो क्या लिखते हैं, S7 और S17। S7 का मतलब क्या होता है, 7 पदों का योगफल, और S17 का मतलब क्या होता है, 17 पदों का योगफल, ठीक है। तो चलो इसको हटा देते हैं, ये तो बेसिक जानकारी थी, चैप्टर के अंदर मैंने डीपली आपको समझा रखा है, ठीक है। यहाँ पर केवल हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो देखिए ध्यान से, S7 की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है, 49, 7 पदों का योगफल कितना है, 49 दिया हुआ है। अब जो S के नीचे आता है ना, यहाँ पर हमेशा n होता है, तो यहाँ से कंपैरिजन से n का मान कितना मिल जाएगा, आपको 7 मिल जाएगा। अब आपको सूत्र क्या पता है, Sn का सूत्र आप जानते हैं, Sn इज इक्वल टू Sn की वैल्यू, यानी इसका सम कितना दिया हुआ है, सम है 49, तो ये आपको ऐसे लिख देना है, ठीक है। Sn का मतलब क्या है, यानी S7 का मतलब है कि इसका योगफल दिया है, योगफल का मान 49 है, वो आपको यहाँ पे रख देना है, और Sn का सूत्र यूज करना है। अगर देखिए यहाँ 7 है तो यहाँ पर आप 7 लिख सकते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पर क्या है, 7 है, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं 7। अब इसका सूत्र क्या बनेगा, S7 का पहला सूत्र लगा लो, n/2 2a प्लस n-1 इंटू में d इज इक्वल टू 49, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, n की वैल्यू कितनी है, अब यहाँ 7 है, तो जहाँ जहाँ n है यहाँ पर वहाँ पे 7 रखना पड़ेगा, तो 7/2, a की वैल्यू कितनी, प्रथम पद नहीं पता है, n का मान 7 है, 7 पदों का योगफल है, तो n का मान 7, और d कितना, d भी आपको नहीं पता है, d भी सेम रहेगा, इक्वल टू 49, ठीक है। अब देखिए 7 1 जा 7, 7 7 जा 49, सामने सामने कट जाता है, इस बात का ध्यान रहे। अब देखिए यहाँ बचेगा 1/2, और यहाँ कितना बचेगा 2a, 7 में से 1 माइनस कर लो तो 6d इज इक्वल टू 7 बच जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से 2 कॉमन ले लो, जैसे ही यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो इस 2 से ये 2 कट हो जाएगा, मल्टीप्लाई वाला 2, तो यहाँ से मैंने 2 कॉमन निकाला, a प्लस में 3d बच जाएगा, ठीक है। तो यहाँ क्या बच जाएगा, a प्लस में 3d इज इक्वल टू 7,
अब 2 से 2 कट हो गया तो a प्लस में 3d इज इक्वल टू 7, ये बन गई इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सबसे पहले आपको यहाँ से a और d का मान निकालना पड़ेगा और फिर आपको निकालना पड़ेगा n पदों का योगफल, ठीक है। तो अब देखिए जो सेकंड शर्त है, सेकंड कंडीशन में क्या दिया है, 17 पदों का योगफल 289 है, यानी S17 इज इक्वल टू 289 दिया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर कितना लिखा है, 17 लिखा है s के नीचे, तो यहाँ पर तुलना करने पर n का मान कितना मिलता है, 17 मिलता है आपको Sn से। यहाँ पर Sn से कंपैरिजन करने के बाद जो वैल्यू नीचे लिखी होती है ये n का मान होता है। अब Sn का सूत्र आपको पता है, Sn इज इक्वल टू, देखिए यहाँ पे लिख सकते हैं S17 इज इक्वल टू 289 दिया हुआ है। Sn का सूत्र क्या होता है, ये मान लो कि n लिखा हुआ है, Sn का सूत्र क्या होगा, n अपॉन 2a प्लस n माइनस 1 इंटू में d इज इक्वल टू 289। n की वैल्यू फिल कर दो जहाँ जहाँ n है, जहाँ जहाँ यहाँ पर n है ना, जहाँ जहाँ n है वहाँ आपको 17 रखना है, 17 रखना है। तो n का मान 17 बटे में 2 चल रहा है, ठीक है। 2 इंटू में a का मान नहीं पता है, n का मान 17 पता है, माइनस में 1 इंटू में d की वैल्यू भी नहीं पता है, इज इक्वल टू 289 हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो, 17 से 289 कट होगा 17 बार, स्क्वायर है 17 का 289, तो 17 से 289 कट हो जाएगा 17 टाइम, तो यहाँ कितना बचेगा 1 अपॉन में 2 मल्टीप्लाई ब्रैकेट में क्या चल रहा है 2a, 17 में से 1 माइनस करो 16d इज इक्वल टू 17 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से 2 कॉमन निकाल लो, अब यहाँ से 2 कॉमन निकालो, जैसे ही यहाँ से 2 कॉमन निकालेंगे तो यहाँ a प्लस में और 2 8 16 8d बच जाएगा, ठीक है, 8d, ठीक है। जैसे ही यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ तो 2 बाहर निकल जाएगा, a बच जाएगा और 2 8 16 8d यहाँ बच जाएगा, इक्वल टू 17, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, इस 2 से ये 2 कट हो गया तो यहाँ a प्लस में 8d इज इक्वल टू 17, ये बन गई इक्वेशन नंबर सेकंड है। अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को आपको सॉल्व करना है और a और d की वैल्यू फाइंड करनी है। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व करके a और d का मान आपको निकालना है। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण को हल करने के जो नियम है वो आपने सीख रखी है, विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि, वज्र गुणन विधि, ग्राह्य विधि। तो जो सबसे आसान विधि होती है वो होती है विलोपन विधि, उससे इनको सॉल्व कर देंगे। समीकरण 1 और 2 को यहाँ से पहले a और d का मान निकालेंगे, फिर AP के प्रथम n पदों का योगफल निकालेंगे, ठीक है, यानी सम ऑफ n टर्म से निकालेंगे। तो देखिए यहाँ तक आपने नोट कर लिया होगा। चलो अब इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, Sn हमें निकालना था, Sn हमें याद है कि हमें निकालना क्या था, ठीक है, Sn हमें निकालना था। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे, a और d निकालेंगे, ठीक है। तो ये समीकरण नंबर 1 है और ये समीकरण नंबर 2 है। अब समीकरण 1 और 2 को आपको हल करना है, यहाँ से a और d की वैल्यू निकालनी है और फिर n की वैल्यू, फिर Sn यानी n पदों का सम निकालेंगे, ठीक है, प्रथम n पदों का योगफल निकालेंगे। तो देखिए ध्यान से क्या करोगे, समीकरण 1 व समीकरण 2 से, समीकरण 1 व समीकरण 2 से, ठीक है, समीकरण 1 व समीकरण 2 में पहले ध्यान से देखिए, समीकरण 1 कितनी है, a प्लस 3d इक्वल टू 7 और समीकरण 2 कितनी है, a प्लस में 8d इज इक्वल टू 17 है। ये समीकरण 1 और 2 आपने लिख लिया है। अब देखिए समीकरण 1 और 2 में a सेम नंबर है, ठीक है, प्लस प्लस के है, तो यहाँ पर क्या करते हैं, जब सेम नंबर सेम सिंबल के आती है तो घटाने पे काम करते हैं, ऑन सब्ट्रैक्शन। क्या करते हैं, ऑन सब्ट्रैक्शन, यानी घटाने पर। तो इससे देखिए घटाने पे क्या होता है, सिंबल चेंज हो जाते हैं नीचे वाले नंबर के, ये माइनस ये कट हो जाएगा, 8d में से माइनस करो 3d तो माइनस का कितना बचेगा 5d, माइनस 17 में से माइनस करो 7 तो माइनस का 10 बच जाएगा, ये माइनस से माइनस कट हो जाएगा तो d की वैल्यू कितनी आएगी 10 अपॉन में 5 से कट कर लो, 5 1 जा 5 5 2 जा 10, तो d इज इक्वल टू 2, d की वैल्यू कितनी आएगी 2 आएगी, ठीक है। अब आपको क्या करना है, a का मान भी निकालना पड़ेगा प्रथम पद, ठीक है। तो इस d के मान को रख दो समीकरण नंबर 1 में और यहाँ से निकाल लो पहले a का मान। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ a, ठीक है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, यानी d का मान समीकरण 1 में रखने पर इंग्लिश वाले क्या लिखेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, और हिंदी वाले क्या लिखेंगे, d का मान
डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो देखिए समीकरण 1 कितनी है, a प्लस में 3d इक्वल टू 7 है। अब d का मान रखो जहाँ पर d है, a प्लस में 3 इंटू डी की वैल्यू कितनी है, 2 इक्वल टू 7। इसको सॉल्व कर लो, a प्लस में, ठीक है, इसको पहले रफ कर लेता हूँ मैं जरा। अब देखिए a प्लस में 3 2 जा 6 इज इक्वल टू 7 और a इक्वल टू 7 माइनस 6, बाहर जाएगा 6 माइनस हो जाएगा, a इक्वल टू 1। तो प्रथम पद a का मान तो 1 आ गया और सार्वंतर यानी कॉमन डिफरेंस कितना आ गया, 2 आ गया। अब आपको निकालना है सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स यानी एपी के प्रथम एन पदों का योगफल। क्या निकालना है, एपी के प्रथम एन पदों का योगफल। इसके लिए पहले मैं इसको रफ करूंगा, ठीक है। अब देखिए चलो, अब देखिए आपको निकालना था एन पदों का योगफल। एन पदों के योगफल को बोलते हैं एस एन। इसकी वैल्यू आपसे पूछ रहा था, ठीक है। एस एन का सूत्र क्या होगा, एन अपॉन में 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी। इसमें एन की वैल्यू आपको नहीं रखनी है क्योंकि आपको आंसर निकालना है एन पदों का योगफल। एन की टर्म्स में आंसर देना है तो एन की वैल्यू नहीं रखनी पड़ेगी, ठीक है। तो एन तो सेम, एन की वैल्यू हमारे पास है भी नहीं है, हमने केवल क्या निकाला है, ए और डी निकाला है। ए की वैल्यू देखिए पुट कर लो यहाँ पर 1 प्लस एन की वैल्यू नहीं है और डी की वैल्यू कितनी है, 2 है। एन की वैल्यू तो एन ही होगी, यहाँ पर एन पदों का निकालना है इसलिए, ठीक है। तो एन अपॉन 2 बिल्कुल सेम है। देखिए 2 प्लस, अब इस 2 की इंटू कर दो अंदर, यहाँ से 2 का इंटू कर लो ब्रैकेट में, तो 2 का पहले n से होगा तो 2n माइनस 2 का 1 से 2 1 जा 2, ठीक है। अब ये 2 कट हो गया प्लस माइनस का, एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन में 2 इंटू में क्या बचेगा, यहाँ ब्रैकेट के अंदर 2n बचेगा, 2 से 2 भी कट हो गया, एस एन इज इक्वल टू n इंटू एन एन स्क्वायर। तो प्रथम n पदों का योगफल क्या होगा, एपी का n स्क्वायर। सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एपी ऑफ एन एपी। तो एपी के प्रथम n पदों का योगफल कितना होगा, n स्क्वायर होगा। क्या होगा, n स्क्वायर होगा। तो ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो चुका है, ठीक है। ऐसे आपको इसको सॉल्व करना था, तो इसको नोट कर ले पहले। अब डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 18 को ध्यान से देखिए। सिद्ध करो कि साइन ए अपॉन 1 प्लस कॉस ए प्लस 1 प्लस कॉस ए अपॉन साइन ए इज इक्वल टू 2 कॉस ए की। प्रूव दैट साइन ए अपॉन 1 प्लस कॉस ए प्लस 1 प्लस कॉस ए अपॉन साइन ए इज इक्वल टू 2 कॉस ए की, ठीक है। ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 इज वेरी वेरी एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिद्ध करना है, ठीक है। सिद्ध करो यानी प्रूव दैट, सिद्ध करो मतलब प्रूव दैट। तो क्या सिद्ध करना है, साइन ए अपॉन 1 प्लस कॉस ए प्लस 1 प्लस कॉस ए अपॉन साइन ए इज इक्वल टू 2 कॉस ए की, 2 कॉस ए की। तो देखिए सिद्ध करो कि साइन ए अपॉन 1 प्लस कॉस ए प्लस 1 प्लस कॉस ए अपॉन साइन ए इज इक्वल टू 2 कॉस ए की। ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कैसे सिद्ध करोगे, सबसे पहले देखिए सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड को मैं लेकर चलूंगा, इसको सॉल्व करके जो राइट में आंसर है वो लेकर आपको दिखाऊंगा। आपको भी यही करना है, लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करनी है और राइट हैंड साइड को लाना है, ठीक है। तो देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पर सॉल्यूशन में लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड में कितना लिखा है, साइन ए 1 प्लस कॉस ए 1 प्लस कॉस ए अपॉन में साइन ए। इसको सॉल्व कर लो पहले। देखिए ये एक बिन बनी हुई है, फ्रैक्शन बनी हुई है, इसको सॉल्व करना है। इसका इंटू इससे करा दो, इसका इंटू इससे करा दो, इसका इंटू इससे करा दो। साइन का साइन से होगा तो साइन स्क्वायर ए, ठीक है। 1 प्लस कॉस ए का जब 1 प्लस कॉस ए में इंटू होगा तो 1 प्लस कॉस स्क्वायर ए यानी होल स्क्वायर आएगा, ठीक है। 1 प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर, ठीक है। ये सेम नंबर है ना, तो यही नंबर अगर 2 बार लिखेंगे तो इस नंबर का स्क्वायर बन जाएगा। अपॉन में देखिए 1 प्लस कॉस ए इंटू में साइन ए, इसको बिल्कुल सेम रखना है,
ठीक है। अब देखिए साइन स्क्वायर ए सेम रहेगा, यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन कर लो, a की वैल्यू 1, b की वैल्यू cos a का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर 1 और b का स्क्वायर यानी cos स्क्वायर a और फिर प्लस 2ab होता है तो 2a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू cos a तो 2 cos a बन जाएगा सीधा ऐसे, ठीक है। 2ab अपॉन में क्या है 1 प्लस cos a इंटू में साइन a, ठीक है। अब देखिए साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, इसकी वैल्यू क्या होती है, दोनों की 1 होती है। चाहो तो आप इसको साइड में लिख लो, पहले साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए को आपने अलग लिख दिया है और फिर प्लस में 1 चल रहा था और यहाँ पर 2 कॉस ए चल रहा है, इसको सेम लिख दिया, ठीक है। अपॉन में क्या चल रहा है 1 प्लस कॉस ए इंटू में साइन ए चल रहा है, ठीक है। अब देखिए साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू क्या होती है 1 होती है, नहीं पता है साइड में देख लो एक बार, यहाँ पर फॉर्मूला मैंने लिखवा रखी है, त्रिकोणमिति चैप्टर के अंदर आपको सब समझा रखा है कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू 1 और ये 1 पहले से था और 2 कॉस ए एज इट इज है, ठीक है। अब देखिए 1 प्लस कॉस ए इंटू में साइन ए एज इट इज है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 1 1 कितना हुआ 2 हुआ और 2 cos ए बिल्कुल सेम, 2 cos ए बिल्कुल सेम चल रहा है, ठीक है। अपॉन में क्या चल रहा है 1 प्लस cos ए इंटू साइन ए, तो 1 प्लस cos ए इंटू साइन ए, इसको सेम लिख लो, ठीक है। अब यहाँ से देखिए ऊपर दोनों में 2 आ रहा है न्यूमरेटर में, तो 2 कॉमन निकाल लो, जैसे ही 2 कॉमन निकालूंगा तो यहाँ 1 बचेगा और यहाँ cos ए बचेगा। अपॉन में कितना चल रहा है 1 प्लस cos ए और इंटू में क्या चल रहा है साइन ए, ठीक है। ठीक है। अब देखिए आगे 1 प्लस cos ए 1 प्लस cos ए सेम ब्रैकेट है, 1 टाइम कट हो जाएगा, 1 टाइम कट हो गया तो इधर क्या बचेगा 2 और यहाँ क्या बचेगा 1 अपॉन साइन ए, ठीक है, 1 अपॉन साइन ए। तो 2 इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन ए किसका सूत्र होता है कॉसेक ए का, किसका फॉर्मूला है कॉसेक ए का। फॉर्मूले सब लिखवा रखे मैंने कि 1 अपॉन साइन ए जहाँ पर भी आएगा वहाँ हम इसको लिखते हैं कॉसेक ए, ठीक है। तो 1 अपॉन साइन को क्या लिख दिया कॉसेक ए लिख दिया, ठीक है। और ये राइट हैंड साइड होगी, हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड, फुल फॉर्म में लिखना वहाँ पे हैंस प्रूव्ड, ठीक है। तो देखिए कैसे किया मैंने, ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर का आता ही आता है। क्वेश्चन इज वेरी एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आपको बिल्कुल सही से नोट करना है। ऐसे समस्त क्वेश्चन जितने भी है वो भी आपको रिपीट करने खुद से, ठीक है। मैंने सारे क्वेश्चन सारे एग्जाम्पल सब कुछ आपको बिल्कुल सीक्वेंस में समझाया गया है। तो अभी हम क्या करेंगे यहाँ पर, अभी हम इसको सॉल्व कर रहे हैं पेपर को, ठीक है। तो इस पेपर में देखिए क्वेश्चन नंबर 18 तक तो हम आ चुके हैं और सारे क्वेश्चन हमने अभी तक सीक्वेंस में सॉल्व कर लिए हैं। अब आगे चलते हैं, पहले इस क्वेश्चन को सही से नोट कर लो एक बार। अब डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 18 का जो और में क्वेश्चन दिया हुआ है वो भी हम करेंगे आज के लेक्चर में। देखिए ध्यान से, सिद्ध करो कि साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 7 tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी आपको प्रूव करना है, प्रूव डेट। देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए क्वेश्चन नंबर 18 का जो और वाला पार्ट है, और वाला अथवा वाला जो क्वेश्चन है वो देखिए ध्यान से, 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, 4 मार्क्स का। देखिए प्रूव डेट, सिद्ध कीजिए, प्रूव डेट, ठीक है। क्या सिद्ध करना, देखिए ध्यान से, आपको सिद्ध करना है कि साइन ए प्लस कॉसेक ए, कॉसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 7 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए, 7 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए, ठीक है। तो देखिए ये क्वेश्चन है, इसको प्रूव करना है। देखिए ध्यान से, इस क्वेश्चन को सिद्ध करना है, ठीक है, प्रूव करना है। तो देखिए ध्यान से कैसे प्रूव करोगे,
सबसे पहले क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर देंगे और जो राइट हैंड साइड है उसको लेकर दिखाएंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, सॉल्यूशन में लिखना है लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर, ये हो गया, प्लस कॉस ए प्लस सेक स्क्वायर ए। ठीक है, इस पूरी वैल्यू को सॉल्व करके जो राइट हैंड साइड में वैल्यू लिखी है 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए, वो आंसर आना चाहिए इसको सॉल्व करके। ठीक है, तो देखते हैं सबसे पहले क्या करोगे, यहाँ पर a प्लस बी के होल स्क्वायर की फॉर्म बनी हुई है, यहाँ पर भी a प्लस बी के होल स्क्वायर की फॉर्म बनी हुई है, तो यहाँ पर भी a प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन करना है और यहाँ पर भी a प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन करना है। तो फॉर्मूला क्या होता है, देखिए ध्यान से, देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो a की वैल्यू क्या है, साइन ए, तो साइन ए का स्क्वायर, बी स्क्वायर यानी कॉस स्क्वायर ए, कॉसेक स्क्वायर ए, बी स्क्वायर और प्लस 2ab, 2a की वैल्यू साइन ए, बी की वैल्यू कॉसेक ए। ठीक है, प्लस सेम यहाँ पर भी a प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन करो तो a की वैल्यू कॉस है, तो यहाँ कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए सेक ए, 2 इंटू में कॉस ए सेक ए। क्या किया मैंने, देखिए यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन किया है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और यहाँ पर भी a प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन किया है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, तो देखिए इधर साइन स्क्वायर ए बन जाएगा, स्क्वायर साइन पर आएगा। ठीक है, तो साइन स्क्वायर ए कॉसेक स्क्वायर ए और प्लस यहाँ पर देखिए 2 को सेम लिख लो, इस साइन ए कॉसेक ए में से एक का सूत्र आपको यूज करना है। ठीक है, इस साइन ए और जो कॉसेक ए है इन दोनों में से किसी एक का सूत्र यूज कर लो तो एक वैल्यू यहाँ से कट जाती है। ठीक है, देखिए तो साइन ए का फॉर्मूला क्या होता है, 1 अपॉन में कॉसेक ए, तो किसी का भी यूज कर लो। ठीक है, चाहे कॉसेक ए का लिख लो 1 अपॉन साइन ए, चाहे साइन ए का लिख लो 1 अपॉन कॉसेक ए, ये दोनों वैल्यू आपस में कट जाएंगे हमेशा, मल्टीप्लाई में रिवर्स है ही। प्लस देखिए कॉस स्क्वायर ए बिल्कुल सेम है। ठीक है, सेक स्क्वायर ए को भी अभी सेम लिख रहा हूँ, 2 इंटू कॉस ए का फॉर्मूला 1 अपॉन सेक ए और इंटू में सेक ए सेम है, ए का फॉर्मूला यूज करना है और ए का फॉर्मूला यूज नहीं करना है, इससे ये दोनों क्वांटिटी आपस में कट जाएंगी। ठीक है, ए का फॉर्मूला यूज करेंगे और ए का फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे, इससे ही आपस में रेसिप्रोकल है, ये आपस में कट जाएंगे। ठीक है, देखिए ध्यान से, साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए, इनको साथ में लिख लो, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, इनको साथ में लिख दिया, इनकी वैल्यू भी 1 होती है। ठीक है, और प्लस चल रहा है, फिर कॉसेक स्क्वायर ए को लिख लो, कॉसेक स्क्वायर ए, और फिर लिख लो आप सेक स्क्वायर ए, क्या लिख लो, सेक स्क्वायर। स्क्वायर वाले हमने सारी टर्म लिख दी, जितने भी स्क्वायर वाली टर्म थी वो सब लिख दिया। ठीक है, अब देखिए कॉसेक से कॉसेक कट हो गया 1 टाइम, सेक से सेक हो गया कट 1 टाइम। अब क्या बचा, देखिए यहाँ पर 2 1 जा 2, 1 टाइम कट हुआ तो यहाँ 2 1 जा 2 बच जाएगा, और यहाँ पर ये तो हमने पहले लिख दिया है, ये भी लिख दिया है पहले, तो यहाँ पर भी 2 1 जा 2 बच जाएगा। ठीक है, अब देखिए साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू भी 1 होती है, और कॉसेक स्क्वायर ए का फॉर्मूला क्या होता है, 1 प्लस में कॉट स्क्वायर ए, कॉसेक स्क्वायर ए का फॉर्मूला क्या होता है, 1 प्लस में कॉट स्क्वायर ए, और सेक स्क्वायर ए का फॉर्मूला क्या होता है, 1 प्लस में टेन स्क्वायर ए, और 2 2 कितना होगा 4। अब जो नंबर है उनको पहले ऐड कर लो, 4 1 5 2 7, 7 को पहले लिख लो, उसके बाद क्या लिखना है, टेन स्क्वायर ए, उसके बाद क्या लिखेंगे, टेन स्क्वायर ए, और फिर लिख लो कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, क्या किया देखिए ध्यान से, जो नंबर थे उनको तो ऐड कर लिए, फिर क्या लिखा, टेन स्क्वायर ए, फिर क्या लिखेंगे, कॉट स्क्वायर ए। तो यही चीज़ हमें राइट में लानी थी, देखिए 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए, और वही चीज़ हम लेकर आ गए। तो इज राइट हैंड साइड, इज राइट हैंड साइड हैंस प्रूव्ड, इज राइट हैंड साइड हैंस प्रूव्ड, यही आपको सिद्ध करना था। ठीक है, इस वैल्यू को सॉल्व करके जो राइट हैंड साइड में लिखी गई क्वांटिटी है वो आपको लेकर आना था, और वो हम लेकर आ गए, तो ये क्वेश्चन सिद्ध हो जाता है। ठीक है, तो इसको नोट कर ले पहले। डियर स्टूडेंट,
इस सैम्पल पेपर के क्वेश्चन नंबर 18 तक हमने सॉल्व कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 19 को स्क्रीन पर ध्यान से देखिए। कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है। अर्धगोले का व्यास 14 सेंटीमीटर है और इस बर्तन की कुल ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है। इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अ वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ अ hollow hemisphere mounted by a hollow cylinder. The diameter of the hemisphere is 14 centimeter and the total height of the vessel is 13 centimeter. Find the inner surface area of the vessel. यानी कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है। अर्धगोले का व्यास 14 सेंटीमीटर है और इस बर्तन की कुल ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है। इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। 4 नंबर का प्रश्न है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पेपर में आएगा ही आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 19 को सॉल्व करते देखिए ध्यान से। कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है। देखिए एक बर्तन है, कोई ऐसा बर्तन है जो अर्धगोले के आकार का है, यानी उस बर्तन का जो नीचे वाला सिरा है वो अर्धगोले के आकार का है। डायग्राम आप सही से बनाएंगे, ठीक है। मैं इसको केवल रफ बना रहा हूँ, आपको इसको फेयर में सही से बनाना है, ठीक है। मान लिया कोई ये बर्तन है जो अर्धगोले के आकार का है। ऐसे कोई बर्तन है जो अर्धगोले के आकार का है। इस बर्तन के ऊपर यानी इस अर्धगोले के ऊपर एक बेलन को अध्यारोपित करना है। इस अर्धगोले के ऊपर एक बेलन को रखना है, ऐसे करके इस अर्धगोले पे हमने क्या रख दिया है, एक बेलन को रख दिया है, ठीक है। इस तरह से कुछ, तो ये बेलन है, ठीक है। ये एक अर्धगोला है और इस अर्धगोले पर बेलन यानी सिलेंडर को आपको माउंटेड करना है, रखना है, इसके ऊपर अध्यारोपित करना है, ठीक है। अब क्या बोलता है कि कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है। अर्धगोले का व्यास 14 सेंटीमीटर है, 14 सेंटीमीटर है, ठीक है। देखिए अर्धगोला ये वाला है, इसका व्यास यानी डायमीटर कितना है, 14 सेंटीमीटर है। डायमीटर कितना है, 14 सेंटीमीटर है, ठीक है। फिर क्या लिखा है आगे, अर्धगोले का व्यास 14 सेंटीमीटर है और इस बर्तन की कुल ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है। कुल ऊंचाई का क्या मतलब है कि जो ये बर्तन पूरा बर्तन बन गया है जिसके ऊपर अर्धगोला भी रखा हुआ है, यानी अर्धगोले के ऊपर ये बेलन भी रखा हुआ है, तो ये बन गया एक पूरा बर्तन। तो इसकी जो कुल ऊंचाई मतलब टोटल संपूर्ण ऊंचाई यानी यहाँ से और यहाँ तक की, यहाँ से यहाँ तक की जो ऊंचाई होगी ना, कुल ऊंचाई होगी ये, और ये कितना है, 13 सेंटीमीटर है। इस बर्तन की कुल ऊंचाई कितनी है, 13 सेंटीमीटर है, 13 सेंटीमीटर है। तो अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ठीक है। इस बर्तन का आपको आंतरिक पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है। अब आंतरिक पृष्ठ क्षेत्रफल कैसे निकालोगे, देखिए जो ये बर्तन है, इस बर्तन के अंदर एक अर्धगोला है और एक इसमें बेलन रखा है, तो इस बेलन का जो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होगा वो, और जो इस बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होगा वो, इन दोनों के क्षेत्रफल को आपको ऐड कर लेना है, तो आपको इस पूरे बर्तन का आंतरिक पृष्ठ क्षेत्रफल मिल जाएगा, ठीक है। तो कैसे करेंगे देखिए ध्यान से। सबसे पहले हमारे पास क्या है, अर्धगोले का व्यास है, तो व्यास कितना है, 14 है, तो इसकी रेडियस कितनी होगी, व्यास का हाफ, रेडियस यहाँ से यहाँ तक की दूरी को बोलेंगे, तो ये कितना होगा, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से और यहाँ तक की दूरी कितनी होगी, 7 सेंटीमीटर, ठीक है। देखिए व्यास पूरा अगर 14 सेंटीमीटर है तो इसकी त्रिज्या हाफ होगी, अगर 14 तो इसकी रेडियस 7 हो जाएगी, हाफ, ठीक है। अब देखिए जो रेडियस अर्धगोले की है, यानी जो त्रिज्या अर्धगोले की है वही वाली त्रिज्या बेलन की बन जाएगी। बेलन को ही हमने अर्धगोले के ऊपर रखा है। अगर अर्धगोले की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है तो जो ये बेलन है इसकी त्रिज्या भी कितनी हो जाएगी, 7 सेंटीमीटर हो जाएगी। दोनों की क्या होगी, 7 7 हो जाएगी, तो बेलन की भी कितनी हो जाएगी, 7 सेंटीमीटर हो जाएगी, ठीक है। चलो अब देखिए हमें क्या दिया हुआ है, हमें इस पूरे बर्तन की ऊंचाई दे रखी है 13 सेंटीमीटर, नहीं यहाँ से यहाँ तक की जो ऊंचाई है वो कितना है, वो है 13 सेंटीमीटर है। लेकिन हमें सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, जो ये बेलन रखा है यहाँ से यहाँ तक, बेलन की हाइट निकालनी पड़ेगी। तो कैसे निकालोगे, ये पूरी ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है और ये देखिए यहाँ से यहाँ तक भी क्या होता है, यहाँ से यहाँ तक भी त्रिज्या होगी अर्धगोले की। अगर ये 7 है, ये 7 है, देखिए ये भी रेडियस है, ये इतनी हाफ रेडियस है, ये रेडियस है, तो ये 7 हो जाएगा इतना, ये नीचे वाला पार्ट 7 हो जाएगा, ठीक है। यानी ये भी रेडियस है अर्धगोले की। अगर इतना 7 है और ये कुल 13 है यानी 13 है,
तो इतनी दूरी कितनी होगी, यानी बेलन की हाइट कैसे निकालोगे, इस पूरी हाइट में से ये हाइट आपको माइनस करनी पड़ेगी। इस पूरी हाइट में से जब ये हाइट माइनस कर देंगे तो आपको सिलेंडर की हाइट मिल जाएगी, यानी बेलन की ऊंचाई मिल जाएगी। तो देखिए 13 में से 7 माइनस कर लो तो 6 सेंटीमीटर, यानी जो बेलन की ऊंचाई होगी, जो ये बेलन रखा है इसकी ऊंचाई कितनी होगी, 6 सेंटीमीटर होगी। तो यही बात अब आपको यहाँ पर सीक्वेंस में लिखना है। सबसे पहले दिया है क्वेश्चन में, क्या दिया हुआ था, क्वेश्चन में दिया हुआ था अर्धगोले का व्यास। तो लिखो यहाँ पर दिया है अर्धगोले का व्यास, अर्धगोले का व्यास, डायमीटर कितना गिवन है, 14 सेंटीमीटर है, ठीक है। इसीलिए हम यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, इसीलिए हम निकाल सकते हैं अर्धगोले की त्रिज्या। अर्धगोले का व्यास आपको दिया है तो व्यास से हम त्रिज्या निकाल सकते हैं, इसीलिए अर्धगोले की त्रिज्या, इसीलिए अर्धगोले की त्रिज्या, व्यास का हाफ होता है r इक्वल टू d/2 होगा। तो d की वैल्यू 14 है, 2 से डिवाइड कर लो, 2 7 जब 14 यानी 7 सेंटीमीटर हो जाएगी, ठीक है। जो 7 हमने निकाली है अर्धगोले और बेलन की रेडियस यानी त्रिज्या वो कितनी होगी, 7 सेंटीमीटर होगी। अब चूंकि कुल ऊंचाई आपको कितना दिया हुआ था, कुल ऊंचाई, तो जो कुल ऊंचाई थी वो थी 13 सेंटीमीटर। तो यहाँ लिख लो 13 सेंटीमीटर। हमें किसकी हाइट चाहिए थी, पहले बेलन की हाइट चाहिए थी, तो इसीलिए हम क्या लिखेंगे, बेलन की ऊंचाई हमने कैसे निकाली, बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई को निकालने का तरीका क्या है, इस पूरी हाइट में से ये माइनस कर दूं, तो यानी यहाँ क्या लिखेंगे 13 माइनस में 7, तो हमें क्या मिलेगी, बेलन की ऊंचाई मिल जाएगी, ठीक है। 13 में से 7 माइनस करो तो 6 सेंटीमीटर, ठीक है। तो जो ये बेलन है इसकी हाइट कितनी होगी, 6 सेंटीमीटर है। अब इस पूरे जो ये पूरा बर्तन है इसका हमें क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा, आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल पूरे बर्तन का। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, इसीलिए बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रहा था, इसीलिए बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल, आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल, बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकालोगे, देखिए इस बर्तन के ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है और एक यहाँ पर बेलन रखा है, तो अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल को ऐड करना पड़ेगा दोनों की पहले, ठीक है। तो यहाँ पर यही बात आपको लिखना है कि अर्धगोले का CSE वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब CSE बोलते शॉर्ट फॉर्म में, CSE, ठीक है। अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2πr², ठीक है। बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है, बेलन का, तो यहाँ क्या लिखेंगे 2πrh, ठीक है। कॉमन क्या है दोनों में, 2πr कॉमन है, तो 2πr को कॉमन निकाल लो यहाँ से, तो यहाँ r बचेगा और यहाँ पर बचेगा h। इनकी वैल्यू फिल कर दो। यहाँ पर हाइट कितनी है हमारे पास, बेलन की जो हाइट है, सिलेंडर की जो हाइट है वो कितनी थी, 6 सेंटीमीटर। यहाँ पर h लिख लो, हाइट को लिख लो h, ठीक है। तो h की वैल्यू यहाँ पर फिल करनी है, 2 सेम, पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस कितनी है, दोनों की रेडियस बिल्कुल सेम है, 7 है, ठीक है। तो यहाँ पर रेडियस होगी 7, ठीक है, यहाँ पर भी रेडियस 7 होगी। हाइट कितनी निकाली थी, बेलन की जो हाइट है, ऊंचाई है वो कितनी है, 6 है, तो यहाँ 6 रख लेना, 7 से 7 कट, 22 2 जा 44 और इनटू में कितना बचेगा, 7 + 6 13, मल्टीप्लाई कर लेना, 13 4 जा 52, 5 कैरी और 52 5 जा 52 में आपको 5 ऐड करना है तो 57 हो जाएगा, 52 में जब 5 ऐड होगा तो 57 हो जाएगा, तो 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस पूरे बर्तन का क्षेत्रफल क्या आया, 572 सेंटीमीटर स्क्वायर आया है, ठीक है। इस पूरे बर्तन का जो आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो कितना आया, 572 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ऐसे आपको निकालना है, तो यहाँ लिख ले सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। कैसे किया है, देखिए बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए सबसे पहले
अर्धगोले का CSA निकाला है, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकाला है, और उसके बाद बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकाल लिया है, उनको जोड़ दिया, दोनों के सूत्र यूज कर ले के आर की वैल्यू यहाँ पर फिल कर दी और आपके पास आंसर आ चुका है 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ऐसे इसको सॉल्व करना था, तो पहले इसको सही से नोट कर ले। क्वेश्चन नंबर 19 का जो और वाला है उसको ध्यान से सुनिए। दी गई आकृति में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करो यदि केंद्र O वाले दो संकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 7 सेंटीमीटर तथा 14 सेंटीमीटर है और कोण AOC 40 डिग्री है। फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इन फिगर in ratio of the two concentric circles with center O are 7 cm and 14 cm respectively and angle AOC 40 डिग्री। ठीक है, देखिए क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा गया प्रश्न है। देखिए दो सर्कल है, दो सर्कल ऐसे सर्कल है जिनका सेंटर एक ही है। ठीक है, कॉन्सेंट्रिक सर्कल क्या होते हैं, जिन दो सर्कल का सेंटर एक होता है उन दोनों सर्कल को बोलते हैं संकेंद्रीय वृत्त। हिंदी में क्या बोलते हैं, संकेंद्रीय वृत्त, कॉन्सेंट्रिक सर्कल। ठीक है, तो देखिए ये सेंटर, दोनों सर्कल का सेंटर ये है, ये छोटे वाले की रेडियस देखिए, ये इसको पहले ज्वाइन कर दो, डायग्राम दिया हुआ है ऐसे करके। ठीक है, तो देखिए यहाँ से यहाँ तक छोटे वृत्त की त्रिज्या मानी जाएगी, ये भी छोटे वृत्त की त्रिज्या है, और यहाँ से यहाँ तक बड़े वृत्त की त्रिज्या होगी। बड़े वृत्त की त्रिज्या सेंटर से लेंगे, ये वाली बड़े वृत्त की त्रिज्या और ये छोटे वृत्त की त्रिज्या है, और इन दोनों के बीच का जो एंगल है, त्रिज्याओं के बीच का जो एंगल है, ये एक सेक्टर बना हुआ है, ये एक त्रिज्या खंड बना हुआ है, सेक्टर का डायग्राम है। तो त्रिज्या खंड के जो सेंटर पे एंगल है ये 40 डिग्री आपको दिया हुआ है। आपको क्या निकालना है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ शेडेड रीजन। शेडेड रीजन मतलब ये वाला, इस भाग में कलर किया हुआ है, इस भाग का एरिया आपसे पूछ रहा है कितना होगा, तो ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कैसे निकालोगे इस भाग का एरिया, इस पॉइंट को A मान लो, इस पॉइंट को O, ये D है पॉइंट, ये B है और ये C है। ठीक है, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, दो संकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं 7 सेंटीमीटर तथा 14 सेंटीमीटर है। देखिए जो छोटा वाला सर्कल है इसकी जो रेडियस है, त्रिज्या है, यानी OB, यानी क्या है, देखिए OB, छोटे वाले वृत्त की त्रिज्या OB ये है 7 सेंटीमीटर, और बड़े वाले वृत्त की त्रिज्या यानी OA या OC बोलो। ठीक है, बड़े वाले वृत्त की जो बड़ा वाला सर्कल है, भार वाला सर्कल है, इसकी रेडियस सेंटर से लेंगे ये वाली पूरी, बड़े वाले वृत्त की त्रिज्या कितनी है, ये है 14 सेंटीमीटर, और छोटे वाले वृत्त की त्रिज्या कितनी है, 7 सेंटीमीटर है, और इन दोनों रेडियस के बीच का जो एंगल है 40 डिग्री है। त्रिज्या खंड का कोण भी आपको दिया हुआ है। आपको ये जो शेडेड रीजन है, छायांकित भाग है, जो ये छायांकित भाग है, इस छायांकित भाग का एरिया फाइंड करना है, ज्ञात करना है आपको। ठीक है, तो देखिए कैसे करेंगे, सबसे पहले यहाँ लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर 19 का और वाला पार्ट है। ठीक है, तो सबसे पहले दिया है, क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है छोटे वृत्त की त्रिज्या, छोटे वृत्त की त्रिज्या। ठीक है, दो वृत्त है, एक छोटा वृत्त है और एक बड़ा वृत्त है, तो छोटे वृत्त की त्रिज्या को मान लो R1, छोटे वृत्त की त्रिज्या मान लो R1, यानी R1 दिया हुआ है तो 7 सेंटीमीटर। ठीक है, बड़े वृत्त की त्रिज्या, बड़े वृत्त ये मान लो R1 है। ठीक है, छोटे वृत्त की त्रिज्या को मान लिया आपने R2, और ये मान लिया, ये R1 मान लिया, और बड़े वृत्त को मान लिया R2, ये त्रिज्या है। ठीक है, तो बड़े वृत्त की त्रिज्या, बड़े वृत्त की त्रिज्या को मानेंगे हम R2, या मान लो यहाँ पर R2 मान लो, स्मॉल r2। ठीक है, तो ये 14 सेंटीमीटर है। अब आपको छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है, तो आप लिख सकते हैं कोण, कोण आपको क्या दिया है, थीटा का मान दिया है आपको 40 डिग्री। दोनों त्रिज्याओं के बीच का जो एंगल है वो 40 डिग्री है। तो आपको क्या निकालना है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। अब देखिए यहाँ पर दो त्रिज्याखंड बने हुए, एक तो AOC त्रिज्याखंड है बड़ी वाला, एक BOD बना हुआ है। तो आपको क्या करना है, बड़े वाले त्रिज्याखंड के क्षेत्रफल में से अगर छोटे वाले त्रिज्याखंड के क्षेत्रफल को माइनस करते तो ये मिल जाएगा। ठीक है, बड़े वाले त्रिज्याखंड यानी AOC के क्षेत्रफल में से अगर मैं माइनस करता हूँ छोटे वाला त्रिज्याखंड यानी BOD का क्षेत्रफल, अगर इस
पूरे में से अगर ये वाला भाग हट जाएगा तो ये मिल जाएगा, तो वही आपको करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ क्या लिखेंगे, इसीलिए छायांकित भाग का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ सीड रीजन, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। छायांकित भाग का क्षेत्रफल कैसे निकालोगे, देखिए यहाँ पर सूत्र क्या बनेगा, त्रिज्या खंड लिखो पहले यहाँ पर, त्रिज्या खंड, कौन सा त्रिज्या खंड, बड़े वाला AOC, त्रिज्या खंड AOC का क्षेत्रफल, इसमें से माइनस करना पड़ेगा त्रिज्या खंड यानी सेक्टर, त्रिज्या खंड BOD का क्षेत्रफल, BOD का क्षेत्रफल। ठीक है, त्रिज्या खंड BOD का क्षेत्रफल। अब देखिए त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। तो थीटा अपॉन त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर। आर क्या माना है, बड़े वृत्त की त्रिज्या, यानी AOC का एंगल क्या माना है, ये तो एंगल तो 40 है, AOC के लिए रेडियस क्या R2 है, तो बड़े वृत्त की जो रेडियस है वो R2 है, तो R2 का स्क्वायर, फिर थीटा बाई 360 पाई R1, देखिए छोटे वृत्त की त्रिज्या को माना है R1, तो पाई R1 का स्क्वायर। ठीक है, त्रिज्या खंड के सूत्र यूज कर लिए छोटे और बड़े के लिए। ठीक है, अब देखिए थीटा अपॉन 360 पाई और थीटा अपॉन 360 पाई कॉमन निकाल लो, तो यहाँ से थीटा अपॉन 360, यहाँ से थीटा अपॉन 360 पाई कॉमन है, तो थीटा अपॉन 360 पाई कॉमन निकाल लो, ब्रैकेट में क्या बचेगा R2 का स्क्वायर माइनस यहाँ बचेगा R1 का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए थीटा की वैल्यू कितनी है, थीटा की वैल्यू 40 डिग्री, तो 40 डाल दो, 40/360, पाई का मान 22/7, और R2 देखिए R2 माइनस R1 का स्क्वायर है। ठीक है, तो यहाँ पर सूत्र अप्लाई हो रहा है A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर का, तो यहाँ आप लिख सकते हैं A स्क्वायर R2 का स्क्वायर प्लस R1 का स्क्वायर। एक मिनट रुकिए, अब देखिए ध्यान से, थीटा कितना है 40 डिग्री हो गया, पाई कितना है 22/7 होता है, अगर नहीं दिया तो 22/7, R2 की वैल्यू क्या है 14 ऊपर स्क्वायर, R1 की वैल्यू क्या है 7 है ऊपर स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लो, 0 से 0 कट हो गया, 4 1 जा 4, 4 9 जा 36। ठीक है, तो अब कितना बचेगा, देखिए यहाँ पर 22 बचेगा ऊपर, अपॉन में कितना बचेगा 9 7 जा 63, 7 9 63, और यहाँ पर A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर का फॉर्मूला ओपन कर लो, A प्लस B यानी 14 प्लस में 7 और 14 माइनस में 7। ठीक है, यहाँ पर सूत्र बन गया A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर का A प्लस B, A माइनस B। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लो, 22/63 और गुणा में 14 में 7 ऐड करो तो 21, और 14 में से 7 माइनस करो तो 7 आएगा। ठीक है, अब इसका इंटू कर दो, 21 का 21 और 21 63। ठीक है, अब इंटू कर लो, 22 7 154 अपॉन में 3 बच जाएगा और सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये आपका आंसर आ गया 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऐसे आपको इसका क्षेत्रफल निकालना था। ये सवाल अथवा में कई बार आता है और ये सवाल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इस सवाल को आपको अपनी फेयर कॉपी में सही से नोट करना है। तो डियर स्टूडेंट, आज के लेक्चर को बेसिकली यहीं पर समाप्त करते हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट, आज के लेक्चर में जितने भी क्वेश्चन समझाए गए हैं ये सारे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में रिपीट है। तो इन क्वेश्चन को आपको फेयर कॉपी में लिख करके बिल्कुल सही से रिपीट करना है। ये क्वेश्चन वेरी वेरी एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसको नोट कर ले आप।